मैं सचमुच हैनी फोर्क से काफी मुतासिर हुआ था। मैंने उसे पूछा, लेकिन मिस्टर फोर्क, मास्क के ऊपर मास्क पहनना तो काफी मुश्किल काम है। क्या मास्क की पतली जिल्द के नीचे दूसरा मास्क नुमाया नहीं हो सकता? फोर्क ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सारी नकाबें मैंने खुद तैयार की हैं और इनमें एक खास तनासुब रखा है। एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क ऐसा होता है कि बगैर किसी दिक्कत के पहले मास्क को ढांक ले। बस इतनी सी बात है। मुलाजिम ने एक बार फिर कॉफी पेश कर दी और पेनी ने इस बार 3 प्यालियां बनाकर 2 हम दोनों को दी और तीसरी खुद लेकर बैठ गई। हैनी फोर्क ने मुझसे सवाल किया, आप कौन कौन सी जबानें बोल लेते हैं मिस्टर अली? मैंने कहा, बस अपनी मादरी जबान, कौमी जबान और अंग्रेजी। वैसे इस दौरान मैंने फ्रांसीसी और जर्मन जबानें सीखने की तैयारियां की थीं, लेकिन अभी इब्तिदा नहीं कर सका। फोर्क पुरख्याल अंदाज में बोला, फिर कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मैंने पूछा, वो क्या? मिस्टर फोर्क कुछ सोचते हुए बोला, दरअसल मैं वक्ती तौर पर आपकी कौमियत भी बदलना चाहता था। इस तरह किसी को आप पर शुबा न होता, लेकिन जो उस वक्त मुमकिन था जब आप किसी दूसरी जबान पर उबूर रखते। दफतन मेरे जहन में एक खिड़की सी खुल गई। मुझे अपना प्यारा रफीक हरबंसी याद आ गया। मैं उसकी जबान भी बोल सकता था। चुनाचे मैंने फोर्क से कहा, आप मेरी हैयत में तब्दीली कर सकते हैं मिस्टर फोर्क। अमेरिका में आपने बहुत से सिख नौजवान देखे होंगे, मैं उनकी जबान भी बोल सकता हूँ। फोर्क ने कॉफी की प्याली रख दी, बोला, हैरत अंगेज, वाकई ये ख्याल मेरे जहन में आया था, बिल्कुल मुनासिब रहेगा। चलो ये मुश्किल भी हल हो गई। मिस्टर फोर्क पुरसुकून अंदाज में कॉफी के चंद घूंट लेकर पेनी से कहने लगा, लेकिन मिस पेनी, इसके लिए मुझे चंद चीजों की जरूरत पेश आएगी, मसलन मसनूई बाल जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, और भी कुछ दूसरी चीजें। इसलिए ये प्रोग्राम कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? पेनी ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं है मिस्टर फोर्क, सिवाय इसके कि ये वक्त हमें घर में ही गुजारना होगा। मिस्टर फोर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त अपने घर पर ही गुजारना बेहतर होता है। ये कहकर वो उठ गया। बोला, अच्छा अब मुझे इजाजत दो, रात के 11 बजे स्टूडियो भी जाना है। मिस्टर फोर्क ने मुझसे हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कहकर चले गए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मैं देर तक उस माहिर फन के बारे में सोचता रहा और पेनी मुझे देखती रही। चंद साथ के बाद वो बोली, अमरीकी पुलिस बेहद ज़हीन है मिस्टर अली, मैं किसी कीमत पर आपके लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए बेहतर होगा कि हम आज घर से बाहर न निकलें। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, इस हैरत अंगेज शख्स ने मेरे दिमाग में हलचल सी मचा दी है। क्या वाकई पेनी खुद तुमने भी इसकी असल शक्ल नहीं देखी? वो बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही मिस्टर अली। एक तवील अरसे तक मैं इसे एक शक्ल में देखती रही, फिर जब मैंने उसे दूसरी शक्ल में देखा तो यही सोचा कि इसकी असली शक्ल पहली ही होगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो उस वक्त भी मेकअप में था। बहुत अनोखा इंसान है। मैंने पेनी से पूछा, क्या इसका ताल्लुक भी इसी गिरोह से है? वो बोली, जाहिर है, वरना इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी में शरीक नहीं किया जा सकता था। रात के खाने के बाद थोड़ी देर तक मैं पेनी के साथ इमारत के अकबी लॉन में टहलता रहा। दौरान गुफ्तगू बड़ी अजीब बातें मालूम हुई थीं और मिस्टर मिलर की शख्सियत उलझती जा रही थी। एक अदाकार इतनी बड़ी हैसियत का मालिक होगा, ये बात समझ में नहीं आई थी। बहुत से पहलू मजीद उलझ गए थे, लेकिन बहरहाल मेरे लिए वो काम का आदमी था। ये बात क्या कम थी कि किसी बहाने सही, लेकिन मुझे वक्ती तौर पर अमरीकी पुलिस से निजात मिल गई थी और दूसरी बहुत सी सहूलतें भी मुहैया हो गई थी। रात के 12:15 बजे मैंने पेनी से सोने की ख्वाहिश जाहिर की और वो मेरे साथ ही बेडरूम में आ गई। मैं शदीद उलझन का शिकार हो गया था। तुम यहाँ सोगी? वो हैरान होकर बोली, हाँ, इसमें क्या कबाहत है? मिस्टर मिलर ने मुझे इसकी इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा है कि उनके मेहमान को किसी किस्म की बोरियत का एहसास ना हो। तुम्हें किसी भी वक्त शराब की जरूरत महसूस हो सकती है, और फिर ये कि मैं खुद भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैंने कहा, पेनी, मेरी दरखास्त है कि तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। मिस्टर मिलर ने मुझे गलत समझा है। मैं मुसलमान हूँ और मुझे किसी भी मौसम में शराब की जरूरत महसूस नहीं होती। मैंने अपने चारों तरफ खींचे जाने वाले हिसार को तोड़ दिया। पेनी ने गर्दन झुका दी, बोली, ठीक है। फिर वो खामोशी से बाहर निकल गई। मुझे उसकी उदासी अच्छी न लगी थी, लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं था। मैं अपने किरदार में पुख्तगी पैदा करने का ख्वाहिशमंद था। अमेरिका में बेशतर तलबा जिंदगी की हसीन यादें जमा कर रहे थे, ताकि जब उनके वालिदैन की उमंगें आरजुएं पूरी होने के दिन आए तो वो मगरिब के जाल में जकड़ चुके हों, अपने वालिदैन को भूल चुके हों। फिर उनके खुतूत उनके वालिदैन को मिले कि वो शादी कर चुके हैं, उन्हें मुलाजिमत मिल गई है, और बूढ़े वालिदैन लरसते हुए हाथों से उन्हें लिखें कि वो जहां भी रहें खुश रहें,
और बहुत से आंसू उन्हें इसलिए साफ करने पड़े कि कहीं वो खत की तहरीर न बिगाड़ दें, कहीं उनके लख्ते जिगर अपनी खुशगवार जिंदगी में उनके कर्ब की तलखी ना महसूस कर लें। ये आम कहानियां हैं, ये कर्ब की लातादाद दास्तानें हैं। बेशतर वालिदैन अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी के बहुत से साल कम कर लेते हैं। जिंदगी के ये साल वो अपनी औलादों को बख्श देते हैं। क्या है अगर कुछ दिन न जिए, उनकी ये जिंदगी उनके बच्चों के लिए तोहफा है। लेकिन जिंदगी के कुछ और साल बिछड़ी हुई औलाद की जुदाई की नजर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हर्ज था अगर उनके बच्चे उन्हें किसी बड़े आदमी का बाप होने का शर्फ ही बख्श देते। अगरचे मेरे हालात जिंदगी कुछ मुख्तलिफ थे, लेकिन मैं इब्तिदा ही से इन दास्तानों से मुतासिर था और मैंने कभी खुद पर मगरिब को तारी नहीं किया था। जिंदगी का ये दौर भी महज इत्तेफाक था और अगर यहाँ मैं अपने ख्यालात में तब्दीली कर लेता तो कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन इब्तिदा ही में जो फितरत बन गई थी आज भी वही मेरी मावन थी और इसीलिए मैं पैनी की दावत कबूल नहीं कर सका था। बिस्तर पर लेटे लेटे लातादाद ख्यालात मेरे जहन में रक्स कर रहे थे। इनमें एक ख्याल सारे ख्यालात पर हावी था। मिलर मुझसे क्या काम लेना चाहता है? वो जराइम पेशा लोगों के पूरे गुरोह का सरगना है और साहिब हैसियत भी है। कहीं मैं किसी और गहरी दलदल में न फंस जाऊं। नींद ने एक मेहरबान माँ की तरह आगोश में लेकर सारे परेशान कुन ख्यालात दूर भगा दिए और दूसरी सुबह नाखुशगवार नहीं थी। गुस्ल करके फारिग हुआ ही था कि पैनी आ गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, सुबह बखैर जनाब। लेकिन उस मुस्कुराहट में पिछली शाम का सा खुलूस नहीं था। मैंने रस्मन उसका दिल खुश करने के लिए कहा, सुबह बखैर पैनी, बहुत खूबसूरत लिबास में हो। उसने सपाट अंदाज में पूछा, शुक्रिया जनाब, नाश्ता लगा दूं? मैं उसे गौर से देखने लगा। पैनी ने जवाब न पाकर मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी जानिब निगरां पाकर जल्दी से निगाहें झुका लीं। उसने दोबारा पूछा, नाश्ता लगाऊं जनाब? मैं भारी आवाज में बोला, नहीं। उसने चौंक कर दोबारा मुझे देखा। बोली, क्यों? मैंने रूठे हुए लहजे में कहा, पहले मुझसे बातें करो। अगर तुमने अपनी साफ गोई की फितरत को नजरअंदाज किया तो मैं ना तो नाश्ता करूंगा ना खाना खाऊंगा। पैनी के चेहरे की अजनबियत खत्म हो गई और वो मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, मैं इस बुरे और तकलीफ दे माहौल में एक दोस्त तख्लीक कर रहा हूँ पैनी, देखूंगा मुझे कहाँ तक मायूसी होती है। पैनी उलझे हुए अंदाज में बोली, मैं समझी नहीं मिस्टर अली। मैंने उसे देखते हुए पूछा, मुझसे नाराज हो? देखो, झूठ मत बोलना। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, अपनी शिकस्त पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, यह तुम्हारा गलत अंदाज फिक्र है पैनी। मैंने तुम्हारे पिंदार को मजरू नहीं किया बल्कि तुम्हें एक अच्छे दोस्त की हैसियत दी है। देखो पैनी, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। ये बात तुम्हारे इल्म में आ चुकी है कि मैं मशरिक के एक मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ औरत का एक खास एहतराम है। बाजारी औरतों का वजूद वहाँ भी मिलता है, लेकिन उनकी हैसियत माशरे के लिए एक गाली किसी होती है। अगर मेरी निगाहों में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं होती तो मैं नौजवान हूँ, तुम्हें भी माशरे की एक गाली समझ लेता, मगर मैंने तुम्हारा एहतराम किया। पैनी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में फिक्र की परछाइयां थीं और फिर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। बोली, वाकई अली, तुमने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया है। मैंने कहा, हाँ पैनी, मैंने अपने एहसासात की सच्चाई तुम्हारे सामने पेश कर दी है और उसकी दूसरी शक्ल भी। तुम जिसे चाहो कबूल कर लो। वो बोली, नाश्ता ले आऊं? फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी और वो तेजी से बाहर निकल गई। यूरोप और अमेरिका में औरत को उसके मकाम से इतना गिरा दिया गया है कि वो अपनी हैसियत ही भूल गई है। वो खुद से इज्तिनाब को अपनी तौहीन तसव्वुर करती है। उसे याद ही नहीं रहा कि वो आदम की आरजू है, लेकिन उसके बावजूद ये सब मर्द की कारस्तानियां हैं। उसने औरत को तरक्की के खूबसूरत नाम के सहारे अपने लिए सहलुल हसूल बना लिया है। लेकिन औरत कहीं भी हो, अगर उसे उसके वजूद की अहमियत का एहसास दिला दिया जाए तो बहरहाल उसे माजी याद आ जाता है, अपना मकाम भी मालूम हो जाता है। उसकी दिलकशी का राज तो ये है कि वो सहलुल हसूल ना हो। उसके लिए जुस्तजू की जाए, उसके लिए सहरा की खाक छानी जाए, जुए शीर लाई जाए कि यही महबूब का मकाम है। अभी हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि मिस्टर फोर्क तशरीफ ले आए। अपने फन का ये जादूगर उस वक्त कल से मुख्तलिफ रूप में था। अंदर दाखिल होकर उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी पेश किया था। पैनी ने हंसते हुए कहा, आप भी बस कयामत हैं मिस्टर फोर्क। मैंने कहा, मैं मिस्टर फोर्क पर कोई तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इनकी तारीफ के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं पाता। मिस्टर फोर्क ने कहा, आप लोगों का शुक्रिया। हाँ, एक गुजारिश है, अगर कोई खास मसरूफियत ना हो तो मुझे मेरा काम करने की इजाजत दी जाए। पैनी बोली, जरूर, वैसे आपका कुर्ब हमारे लिए बहुत दिलचस्प होता है। फोर्क ने अपनी जंबील खोल ली। ब्रीफकेस से बहुत सी चीजें बरामद हुई थीं और उसके बाद मिस्टर फोर्क ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। उस मौके पर मुझे अपने वतन के हज्जाम याद आ गए थे जो सड़कों पर बैठकर और घरों में आकर हजामत किया करते थे।
मिस्टर फोर्क का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। पेनी खामोशी से मेरे चेहरे की मुरम्मत होते देख रही थी। मिस्टर फोर्क के मशाक हाथ तेजी से प्लास्टिक के टुकड़े एक अजीब से लोशन के साथ मेरे चेहरे पर चिपकाते रहे और फिर उन्होंने लंबे लंबे बाल मेरे सर पर रखे और उसके बाद सिक्खों जैसी दाढ़ी मेरे चेहरे पर फिट कर दी। फिर उन्होंने पगड़ी भी खुद ही मुहैया की थी। मिस्टर फोर्क की बारीक बीनी का ये आलम था कि लोहे का एक पतला सा कड़ा भी मेरी कलाई में डाल दिया गया। फिर वो अपने काम से फारिग हो गए। उसने कहा, बराह करम आईने में देखकर मुझे मेरी किसी खामी से आगाह करें। लेकिन मैंने पेनी की निगाहों से अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर फोर्क का फन मुकम्मल है। बहरहाल मैंने खुद भी आईना देखा और फिर मुझे वर्जिश करता हुआ मोटा हरबंसी याद आ गया। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। मिस्टर फोर्क ने कहा, मिस्टर मिलर से कहकर इनके लिए लिबास वगैरह का इंतजाम कर दें। मुझे यकीन है कि मिस्टर अली को भी इस मेकअप से कोई तकलीफ नहीं होगी। अलबत्ता चेहरे के ढके हुए हिस्सों से कुछ उलझन महसूस होगी। चेहरे के खुले हुए हिस्सों पर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा मिस्टर अली। मैंने जवाब दिया, बहुत बेहतर मिस्टर फोर्क। और मिस्टर फोर्क उठ खड़े हुए। वो बोला, चंद जरूरी कामों में मसरूफ हूँ आज, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। उसने अपना बैग संभाला और फिर मुझसे मुसाफा करके बाहर निकल गया। पेनी ने मुझसे पूछा, इस शख्स की जादूगरी में कोई शक है? मैंने एतराफ किया, बहुत बाकमाल इंसान है। पेनी मुझसे इजाजत लेकर चली गई तो मैंने आईने में एक बार फिर अपना जायजा लिया। मैं वाकई बिल्कुल बदल गया था। फोर्क ने एक एक चीज का ख्याल रखा था। आंखों के पपोटे तक भारी कर दिए थे ताकि आंखों की बनावट भी बदल जाए। इस तरह मेरी आंखें शराबियों की मानिंद हो गई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद पेनी वापस आई। बोली, मिस्टर मिलर ने आपको तलब किया है। मैं उसके साथ ही अपने कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं उसी कमरे में मिस्टर मिलर के सामने मौजूद था जहां मैंने पहली बार उनसे मुलाकात की थी। मिलर ने संजीदा निगाहों से मेरा जायजा लिया और फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर बोला, मेरा ख्याल है तुम्हारा मेकअप मुकम्मल तरीन है और इस तरह तुम तवील अरसे तक अमेरिकन पुलिस की निगाहों में धूल झोंक सकते हो। मैंने मुख्तसरन कहा, जी हाँ, आपके साथ ही मिस्टर फोर्क अपने फन के माहिर हैं। मिलर ने एक चमड़े का ब्रीफ केस मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, ये तुम्हारे कागजात हैं सरदार विक्रम सिंह। तुम एक हिंदुस्तानी कारोबारी हो जो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनों की खरीदारी के लिए यहाँ आया है और सयाहत कर रहा है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्रिया मिस्टर मिलर। मिलर ने एक फोटोस्टेट कॉपी मेरी तरफ बढ़ा दी। बोला, और ये वो तहरीर है जो तुम्हारे दस्तखत के साथ तैयार की गई है। मेरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने वो कॉपी उठाई और उसे पढ़ने लगा। पूरी तहरीर पढ़कर मेरा दिल लरस कर रह गया था। मिलर ने मेरे सीने पर वाकई कारी ज़रब लगाई थी, जबकि मैंने उस वाक़े को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मैंने सोचा था कि मिलर किसी भी जुर्म का एतराफनामा लिख ले, वो मेरे लिए बेहकीकत होगा, क्योंकि जो जुर्म मैं अमेरिका में कर चुका हूँ उसकी सजा ही ऐसी होगी कि मजीद गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन अय्यार मिलर ने मुझे ऐसे जाल में फांसा था कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये तहरीर एक एतराफनामा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे बर्कली यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए भेजा था कि मैं अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी फैलाऊं और वक्तन फवक्तन अपने सिफारत खाने से हिदायत मिलने पर उन लोगों को कत्ल करूं जिनके लिए इशारा किया जाए। इस सिलसिले में मेरे साथियों के नाम भी लिखे गए थे जो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम थे, जबकि मैं उनमें से किसी के नाम से भी वाकिफ नहीं था। मिलर ने खुश्क लहजे में कहा, जिन लोगों के नाम इस एतराफ नामे में लिखे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। इनमें से कुछ तिजारत करते हैं, कुछ मुलाजमतें, कोई फर्जी या जाली नाम नहीं है। दूसरे 3 कागज इस तहरीर की तस्दीक करेंगे। मैं इन्हें किस तरह बरूए कार लाऊंगा ये मेरा काम है, तुम बस इसकी अहमियत को महसूस कर लो। मैंने अपने जहन में पैदा होने वाले खदशात की शिद्दत को बमुश्किल तमाम खत्म किया और फिर सर्द लहजे में बोला, क्या सिर्फ $1 लाख के हुसूल के लिए आपने मुझे इतने खौफनाक जाल में फांसा है मिस्टर मिलर? वो बोला, हाँ, ये मेरा उसूल है। शिकार को इस कदर बेदस्तो पा कर दो कि तुम्हारे अपने बदन पर कोई निशान न बने। मैं इस मकूले पर अमल करता हूँ। अगर तुम अपने जराए से ये अदायगी कर सकते तो मुझे उन तमाम चीजों की जरूरत पेश न आती, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत भी कर रहा हूँ और तुम्हारी जरूरियात भी पूरी कर रहा हूँ। मुझे ये कतन पसंद नहीं होगा कि इन सारी कोशिशों के बावजूद तुम मुझे धोखा देकर निकल जाओ, इसलिए मैंने ये मजबूत बंद बांधे हैं। मैं इनसे कोई और मकसद हासिल नहीं करूंगा। जिस वक्त तुम मेरे बताए हुए प्रोग्राम पर अमल करके मुझे मेरी मतलूबा रकम मुहैया कर दोगे, मैं ये तमाम कागजात तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। मैंने कहा, तुमने बहुत गहरी साजिश की है मिस्टर मिलर। मेरी जात की हद तक कोई भी बात दुरुस्त थी, लेकिन मेरे मुल्क को मुलव्विस करके तुमने अच्छा नहीं किया। हालांकि ये एतराफनामा सिर्फ मेरी जात तक तो एक हैसियत रखता है, मगर ऐसे कागजात की मुल्कों की सतह पर कोई अहमियत नहीं होती। बहरहाल मैं इस जख्म को नहीं भूल सकूंगा।
मैं एक अदना सा इंसान हूँ, लेकिन कोई किसी तौर मुझे गद्दार वतन समझे, ये तसव्वुर ही मेरे लिए बेहद अजियतनाक है। मिलर बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर अली, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस तहरीर से सिर्फ तुम्हारी हद तक फायदा उठाऊंगा। रही हुकूमत की सतह पर इसके बेअसर होने की बात, तो मुझे यकीन है कि तुम इस गलत फहमी को दिल से निकाल दोगे। मैं जानता हूँ कि इस कागज को हुकूमत की सतह तक किस तरह लाया जा सकता है। बात सिर्फ तुम्हारे ठीक रहने की है। मैं अब तुम्हें आजादी दे रहा हूँ, तुम हॉलीवुड और उसके अतराफ में जहाँ चाहो जा सकते हो। मेरे आदमी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। फिर जब भी तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, उसी वक्त इत्तला तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने पूछा, क्या आप मुझसे कोई बहुत खतरनाक काम करवाना चाहते हैं? मिलर ने बेरहमी से कहा, इसका फैसला मैं अभी नहीं कर सका। मुझे यकीन है तुम इस कागज की तफसीलात किसी को नहीं बताओगे। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, अब तुम जा सकते हो मिस्टर अली। वो मेरे नजदीक से गुजर कर बाहर चला गया। बेहद खुद एतमाद शख्स था और अंदाजा होता था कि उसकी ये खुद एतमादी बेसबब नहीं। मैं भी कमरे से निकल आया और वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इस इमारत से भी अब वाकफियत होती जा रही थी। मिलर ने जो दाव खेला था, उसने कई घंटे मुझे सख्त परेशान रखा। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। मैं वाकई चूहे दान में फंस गया था। बात अगर इस हद तक न होती तो शायद मुझे कोई परवाह न होती, लेकिन तब मैंने सोचा कि मैं करोड़ों इंसानों के मुल्क का एक अदना सा इंसान हूँ। एक शख्स किसी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी हुकूमत तो सूरत हाल से वाकिफ हो ही जाएगी। इसके अलावा गुजरने वाले वक्त के साथ मैं भी कोशिश करूंगा कि मिलर इस दस्तावेज से कोई फायदा न उठा पाए। अब मैं इतना हकीर भी नहीं हूँ। दूसरी बात उस जुर्म की है जो मिलर मुझसे करवाएगा। अगर वो कोई आम सी बात हुई तो ठीक है, जिंदगी बचाने के लिए एक कोशिश ये भी सही। पेनी मेरी हमदर्द थी। उसने मेरे मौकिफ को दिल से मान लिया था और अब उसके अंदाज में कोई लग़ज़िश पैदा नहीं हुई थी। मिलर तो जैसे मुझे भूल ही गया। पेनी के साथ मैंने हसीन तरीन मकामात की सैर की और पूरा हॉलीवुड देख डाला। तब एक शाम पेनी ने कहा, क्या ख्याल है अली, लॉस एंजलिस चला जाए? क्या तुम इससे कबल इस शहर को देख चुके हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। वो बोली, तो बस तय है, कल लॉस एंजलिस चलेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये बात मुझसे मिस्टर मिलर ने कही है। मैंने पेनी को बगौर देखा। ओ, क्या उसने किसी प्रोग्राम के तहत ये बात कही है? वो बोली, यकीन करो मैं नहीं जानती। उसके प्रोग्राम कभी किसी दूसरे को मालूम नहीं होते। अजीब सा इंसान है। मैंने आहिस्ता से पूछा, मुझे उसके बारे में कुछ और बताओगी पेनी? पेनी अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है तो इस बारे में कभी कुछ न पूछना। यकीन करो उसके खिलाफ कुछ कहकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैंने कहा, ठीक है पेनी, अपनी जात के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। मैंने कहा और खुद को नफरीन करने लगा कि मेरी बुज़दिली अब ऐसे मामूली सहारे तलाश करने लगी है। लॉस एंजलिस को हॉलीवुड से अलहदा शहर नहीं कहा जा सकता। नावाकिफ लोगों को तो ये फैसला करना भी दुश्वार होगा कि हॉलीवुड कहाँ से खत्म होता है और लॉस एंजलिस कहाँ से शुरू होता है। हॉलीवुड को लॉस एंजलिस की एक शाख कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारी खूबसूरत सी बबल कार की तेज रफ्तारी काबिले दीद थी। पेनी अलबत्ता संजीदा नजर आ रही थी, न जाने क्यों। तेल उठाने की भारी मशीनें बहुत दूर से नजर आ रही थीं। फिर बिजली के तारों के लामहदूद जाल और उन तारों के पस मंजर में गैस के अजीमुल जुस्सा टैंक भी, जिनकी तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तेल की दौलत से मालामाल लॉस एंजलिस दूर ही से दौलतमंद शहर नजर आता था। हसीन तरीन इमारतें, बुलंदोबाला होटल और रेस्तोरां, क्लब और नाइट क्लब, लंबी लंबी दुकानें जो कीमती अशिया से भरी हुई थीं। मैं एक निगाह उन सारी चीजों पर डालता हुआ बिलाखिर होटल एम्परर पहुंच गया। इतना हसीन होटल था कि निगाह नहीं ठहरती थी। तवील तरीन पार्किंग लॉट पर दो पोर्टर हमारा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने बबल कार से दोनों सूटकेस निकाले और फिर हमारी रहनुमाई करते हुए अंदर ले गए। होटल एम्परर के रूम नंबर 812 में, जो 20वीं मंजिल पर था, हमारा सामान पहुंचा दिया गया। कमरे में दाखिल होकर पेनी ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर मुस्कुराने लगी। मैंने पेनी को मुस्कुराते देखकर पूछा, खैरियत? क्या मैं सरदार जी के हुलिये में कार्टून लग रहा हूँ? वो बोली, नहीं नहीं, बल्कि यकीन करो अली कि तुम अपने बुलंदबाला कद और शानदार सेहत की वजह से बेहद पुरकशिश नजर आ रहे हो। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, यहाँ तक कि शाम का अंधेरा फैलने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।